मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, बिहार में ज़मीन की बात हो और बेतिया राज के ज़मीन की बात ना हो तो यह बात अधूरी रह जाएगी। देखिए, आपको याद होगा कि बेतिया राज की परिसंपत्तियों को अधीन करने का एक विधेयक 2024 में बिहार सरकार लाई थी और उसके बाद बिहार सरकार ने बेतिया राज के चल अचल संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया। अब उसको लेकर ये चर्चा बड़ी जोरों पर थी कि यह अधिनियम सही है या गलत। चूँकि इसको लेकर कुंवर उदय सिंह ने पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। वो अपील अभी तक चल रहा है। हालांकि उसके पूर्व से भी कई मामले चल रहे थे कोर्ट में, और आप जानते हैं कि कोर्ट में जब कोई मामला चलता है उस बीच उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार ने यह कहते हुए कि सारे जो पुराने मामले हैं उनको रद्द करते हुए यह अधिनियम लागू किया गया है, बनाया गया है। खैर, उसके बाद कुंवर उदय सिंह ने अपील की, उसके साथ और भी कई लोगों ने अपील किया इस मामले को लेकर कि यह अधिनियम ही कानून के विरुद्ध है। हालांकि आपको याद होगा कि उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो अध्यक्ष थे वो के पाठक हुआ करते थे, मतलब राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य के पाठक। और के पाठक ने बड़ी कोशिश की थी कि बेतिया राज के सभी ज़मीनों को निकाला जाए, और इसके लिए बाज़ाब्ता आपको याद होगा कि सर्वे कराया गया था। और सर्वे के बाद सारे जो दस्तावेज थे उसको खंगाला गया था। बेतिया राज का जो अभिलेखागार था वहाँ एक एक कागज़ को खंगाला गया, उसकी स्कैनिंग कराई गई और बड़ी तेज़ी में यह काम हुआ। लेकिन मामला विधक यह गया था कि आखिर अधिनियम तो बन गया, लेकिन इस अधिनियम के तहत किस तरह लोगों से ज़मीन वापस लिया जाएगा या क्या प्रबंधन होगा उस ज़मीन का। चूँकि बेतिया राज के ज़मीन पर लगभग 50% ज़मीन पर लोगों का कब्जा है। वह कब्जा अवैध है, वैध है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन कब्जा है। तो उस कब्जे को हटाने के लिए एक नियमावली की ज़रूरत थी कि आखिर किस तरह बिहार सरकार इसको देखेगी। आपको याद होगा के पाठक उस समय बेतिया राज की संपत्ति को अधीन करने के लिए जो अधिनियम बना था उसको लेकर एक नियमावली बनाने की तैयारी में थे, या यूँ कहे कि एक खाका उन्होंने खींच दिया था जिसमें यह कहा गया था, आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, चूँकि बेतिया राज पर मैं लगातार काम करता रहा हूँ। उसमें यह कहा गया था कि जो लोग बहुत लंबे समय से वहाँ पे बेतिया राज के ज़मीन पर काबिज हैं, उनका कहीं दूसरे जगह संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, वैसे लोगों को बंदोबस्त किया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि यह सामने नहीं आया, लेकिन अब फिर एक बार बेतिया राज के संपत्ति को अधीन करने की अधिनियम के नियमावली को लेकर मामला सामने आया है। इसको लेकर जो खबरें हैं उसके अनुसार एक नियमावली का गठन किया गया है, जिसके आधार पर बेतिया राज के ज़मीन को सरकार अपने अधीन करेगी या कब्जा से मुक्त कराएगी, या यूँ कहें कि पूरा प्रबंधन करेगी। और इसको लेकर जो खबरें हैं उसके अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो विजय सिन्हा हैं, उनका ये कहना है कि बेतिया राज के सभी चल अचल संपत्तियाँ जो बिहार सरकार के भीतर या राज्य के बाहर, मतलब बिहार के भीतर या राज्य के बाहर, चूँकि बेतिया राज की संपत्ति बिहार राज्य के बाहर भी है, यूपी और अन्य प्रदेशों में भी बताया जाता है। यूपी में आपने देखा होगा कि बाज़ाब्ता के पाठक ने राजस्व पदाधिकारी यहाँ से भेजा था और पूरी एक टीम गई थी, खंगाल रही थी, जिसमें गोरखपुर में, इलाहाबाद में कई जगह पर बेतिया राज की संपत्ति मिली थी। और जो बेतिया राज के संपत्ति अधिनियम के विरुद्ध अपील किए हैं कुंवर उदय सिंह, वह भी इलाहाबाद में ही अभी वर्तमान में रहते हैं। तो
जो बेतिया राज की ही संपत्ति बताई जाती है और वो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनका दावा है। और कई बार कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है, बावजूद ये सारी प्रक्रियाएं बिहार सरकार द्वारा की गई। अब देखिए कि जो इनका कहना है मंत्री महोदय का कि जो भी राज्य के भीतर या राज्य के बाहर बेतिया राज की चल अचल संपत्ति है, उसको विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा, ताकि उसका संरक्षण, प्रबंधन और उसका उपयोग जनहित में किया जा सके। उसके अलावा मंत्री महोदय का कहना है, जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार यह जो नियमावली बनाई गई है, यह अधिनियम की धारा 17 के तहत बनाई गई है, जिसमें बाज़ाब्ता जो बेतिया राज की ज़मीन पर काबिज हैं उनको आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा, मतलब उनकी आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। समाहर्ता द्वारा संपत्तियों पर कब्जा लेने की व्यवस्था, मतलब जिस जिला का जो जिलाधिकारी होगा वह उन संपत्तियों पर कब्जा करने की व्यवस्था करेगा। उसके अलावा संपत्तियों का वर्गीकरण किया जाएगा। वर्गीकरण मतलब कि यह देखा जाएगा कि वह संपत्ति किस तरह की है, क्या वो ऐतिहासिक धरोहर है, क्या वो सरकारी संस्थाओं में है, क्या वो वैध कब्जा है या अवैध कब्जा है, इस तरह उसका वर्गीकरण किया जाएगा। और बाज़ाब्ता प्रबंधन, इसका निपटारा, अपील की व्यवस्था और पुनरीक्षण से संबंधित विस्तृत प्रावधान इसमें दिए गए हैं, जो धारा 17 है। अब इस नियमावली में सरकार का ये दावा है कि इस तरह से बनाया गया है कि पारदर्शिता बनी रहे और कानूनी स्पष्टता भी साथ में दिखाई दे। अब जो नियमावली बनाई गई है उसके विषय में जो बातें सामने आ रही है, उसके तहत ये बताया जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर आपत्ति देनी होगी। मतलब जिस बेतिया राज की संपत्ति पर हैं और सरकार उसे अपना बता रही है और आप कह रहे हैं कि ये बेतिया राज की जो संपत्ति है उस पर आपका वैध अधिकार है, तो इसके लिए आपको आपत्ति देनी होगी, और वह भी आपत्ति 60 दिनों के अंदर। इसके लिए बाज़ाब्ता विशेष कार्य पदाधिकारी बनाए जाएंगे, जिन्हें सिविल कोर्ट का पूरा अधिकार दिया जाएगा, ताकि वह टाइटल का डिसीजन कर सकें। साथ में यह भी एक समय सीमा तय किया गया है कि 90 दिनों के अंदर में ही उनको यह निपटारा करना पड़ेगा, और जब निपटारा हो जाएगा उसके बाद अगर तय होता है कि वह ज़मीन अवैध कब्जा में है, तो उसके बाद जो अपील है उसका निपटारा हो जाए या अपील को खारिज कर दिया जाए, उस स्थिति में समाहर्ता द्वारा बाज़ाब्ता उस ज़मीन को अपने कब्जे में, प्रभावी कब्जे में ले लिया जाएगा। कब्जा के बाद जैसा मैंने बताया कि संपत्तियों का वर्गीकरण होगा, ताकि यह पता चल सके कि वो ऐतिहासिक एवं विरासत संपत्ति तो नहीं है, सरकारी कब्जे वाली संपत्ति तो नहीं है, ऐसे कब्जे में तो नहीं है जो वैध कब्जा है, या फिर बिना दस्तावेज के अनधिकृत रूप से ये कब्जे की ज़मीन है। इस तरह ज़मीन का वर्गीकरण किया जाएगा। इसके लिए जो राहत की बात बताई जा रही है, जो के पाठक ने जो एक खाका खींचा था जो पूरा नहीं हो पाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि लंबे समय से अगर कोई है और इस व्यवस्था में है, व्यवस्था ये कि उसके पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है, दूसरा घर नहीं है और उसने घर बनाया है, वैसे में उसको बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा जो वर्तमान MBR का रेट होगा उसके अनुसार। लेकिन यहाँ एक कट ऑफ मार्क बना दिया गया है, कहा गया है कि 40 वर्ष से पूर्व का जो कब्जाधारी होगा उसको यह ज़मीन स्थानांतरित किया जा सकता है, और वो डेट दिया गया है 1 जनवरी 1986। अब 1 जनवरी 1986 के पूर्व से जो लोग कब्जे में हैं, मतलब 40 वर्षों से ज़्यादा है, वह इस पर
एक तरह से कहें कि हक बता सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास निर्धारित राशि के लिए भुगतान करना होगा और साथ में उनके पास दस्तावेज हो जो उनके कब्जेदारी को और उस जमीन पर उनका कब्जा वैध है इसको संपुष्ट करता हो। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि कट ऑफ मार्क के बाद जो लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, मतलब 1 जनवरी 1986 के बाद जिन लोगों का कब्जा है, उन लोगों को बाज़ाब्ता अतिक्रमणकारी मानकर उनके भवन को कमांडियर किया जाएगा। लेकिन जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, लंबे समय से उनका उस पर कब्जा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, वैसी स्थिति में उनको अवैध कब्जाधारी मानते हुए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मतलब सरकार अपने कब्जे में उस संपत्ति को ले लेगी। अब आपको हम बता दें मित्रों कि अभी जो बेतिया राज की ज़मीन को खोजा गया है, निकाला गया है, वह साधारण नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में है और 24,477 एकड़ 0.14 डिसमिल ज़मीन है। अब आप अंदाज कीजिए 24,477 एकड़, जिसमें पश्चिमी चंपारण में 16,671 एकड़ है, पूर्वी चंपारण में 7,640 एकड़ है, सारण में 109 एकड़ है, सिवान में 7 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है, गोपालगंज में 35 एकड़ है और पटना में लगभग 11.5 एकड़ है। चल अचल संपत्ति में कई मित्रों ने कहा कि क्या क्या होगा, तो चल अचल संपत्ति में कृषि योग्य जो भूमि है, बाजार है, कोठी है, भवन है, दुकान है, तालाब है, लीज पर दी गई ज़मीन है या संस्थागत ज़मीन है, ये सारी ज़मीन जो बेतिया राज की चल अचल संपत्ति है उसको इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार ने अपने अधीन लिया है। अब स्पेशल ऑफिसर का हमने बात कहा, जो आपके आपत्तियों की सुनवाई करेंगे और डिसीजन करेंगे, जिनको सिविल कोर्ट का पूरा अधिकार दिया जाएगा। उनका काम होगा कि सबसे पहले वो संपत्तियों की सूची तैयार करवाएं जो जिनके ज़िले में होगा, उसके बाद कब्जा का सत्यापन करना होगा और विवाद का निपटारा करना होगा। ये उनका कार्य होगा, जो हो सकता है, क्योंकि अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कब्जाधारियों का भी वर्गीकरण किया गया है। कब्जाधारी मतलब एक कब्जाधारी वैसे होंगे जो वैध हैं, सही है, दूसरे कब्जाधारी वैसे होंगे जो दीर्घकालीन कब्जाधारी कहा जा सकता है, 40 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ज़मीन पर काबिज है, और एक जो पूरी तरह अवैध है। वैध का मतलब जिनके पास दस्तावेज है और लंबे समय से लगान दे रहे हैं, वो वैध कब्जाधारी हो गए। वैसे लोग जो 40 वर्षों से ज़्यादा समय से उस ज़मीन पर हैं, तो उनके ज़मीन को हस्तांतरित करने का, नियमित करने का प्रावधान बनाया जा सकता है, जो जानकारियां मिल रही है। उसके अलावा जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है और बाद में कब्जा किया है, मतलब हाल का कब्जा है, वैसे लोगों को सीधे अवैध कब्जाधारी माना जा रहा है। अब जो नियमावली का एक खाका तैयार किया गया है, उसमें यह भी चर्चा हो सकती है कि प्रक्रिया जो बेदखली का है वो क्या हो सकता है। तो इसके लिए सीधा है कि पहले नोटिस जारी किया जा सकता है, उसके बाद सुनवाई का मौका होगा, आदेश पारित किया जाएगा और आदेश में अगर वो कब्जा साबित होता है, उस स्थिति में अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बल प्रयोग भी किया जाएगा। ये सारा प्रावधान जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से इसमें रखा जा सकता है। उसके अलावा दावा आपत्ति का भी मौका हमने जैसा बताया कि मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ज़मीन आपकी है और उस पर सरकार किसी तरह जबरन सरकारी बता रहा है, तो उस स्थिति में आप
उस पर दावा करेंगे, अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, सुनवाई होगी और फिर आपत्ति का निपटारा किया जा सकता है। उसके बाद ये सारा जब हो जाएगा, उसी आधार पर फिर पूरा अभिलेख तैयार होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से लोग हैं जो उस ज़मीन के रियल मालिक हैं, वास्तविक उनका मालिकाना हक है। इससे एक लाभ तो ये होगा कि विवादों में कमी आएगी। लेकिन अब ज़रा सुन लीजिए कि इसमें दंड का क्या प्रावधान किया जा सकता है। इसमें है कि अगर आप फर्जी कागजात देते हैं या गलत जानकारी देते हैं तो ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर आप पर जुर्माना भी लगा सकता है और विधि सम्मत कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार को इससे केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन सवाल भी बहुत हैं। सरकार को क्या फ़ायदा है, ये समझिए कि बकाया लगान की वसूली होगी। चूँकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा पहले जो लोगों को दिया गया है या लोग रखे हुए हैं, उसमें बहुतेरे ऐसे ज़मीन हैं जिस पर लगान की वसूली नहीं होती थी, या जो लगान की वसूली होती थी वो बेतिया राज के जो कर्मी हैं थे, वो लगान की वसूली तो करते थे, लेकिन वो वसूली बेतिया राज के खजाने में नहीं जाकर उनके पॉकेट में जाया करता था। तो ऐसे जितने भी लगान बकाया होगा उसको लिया जाएगा। दूसरी बात की पेनल्टी लिया जाएगा जो पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट होता है उसके तहत। लेकिन इन सारे चीज़ों के बाद सवाल बड़े हैं। सवाल ये है कि पुराने दस्तावेजों के सत्यता की सत्यापन कैसे होगी। जो दस्तावेज नहीं है बेतिया अभिलेखागार में और कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है कि ये मेरा अभिलेख है, तो उसका सत्यापन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा पुराने बंदोबस्त को लेकर भी विवाद बढ़ेगा, इसमें भी कहीं शक व शुबा नहीं है। चूँकि उस समय की जो बंदोबस्ती थी, जो बंदोबस्त होता था, वो बहुत बंदोबस्त सीधे कागज़ों पर है, उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। उस स्थिति में उसकी सत्यापन कैसे होगी, उसकी सत्यता की जांच कैसे होगी, यह भी एक बड़ा प्रश्न होगा। बेतिया राज का बहुत सा ऐसा ज़मीन है जो 100 साल, 1.25 साल पहले किसी को मिला और उस व्यक्ति ने उस ज़मीन को बेच दिया, रजिस्ट्री कर दी किसी और को। तो वैसे रजिस्ट्री वाले ज़मीन का क्या होगा? चूँकि वैसा ज़मीन जो रजिस्ट्री किया गया है, बहुत सा ज़मीन ऐसा है जो एक बार रजिस्ट्री हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 बार हुआ। अब उस रजिस्ट्री की सत्यता के लिए जाना होगा उस मूल दस्तावेज तक जिसके आधार पर बेतिया राज द्वारा वह ज़मीन उस व्यक्ति को दिया गया था जिसने उस ज़मीन की रजिस्ट्री की थी। अब यह इतना बड़ा प्रोसेस है और इतना लंबा प्रोसेस है, चूँकि मैंने देखा कई जगह, कई मित्रों ने बताया भी, चूँकि बेतिया राज से जुड़ा काम करता रहा हूँ तो बातें आती रही हैं। उसमें यह कहा गया कि हमने जिससे ज़मीन खरीदा वो किसी और से खरीदा था और हमने उससे संपर्क किया तो वह उस व्यक्ति से संपर्क किया जिससे ज़मीन लिया था, जिसके पुरखों ने बेतिया राज से वो ज़मीन प्राप्त किया था। अब उस व्यक्ति का कहना है कि हमने ज़मीन रजिस्ट्री कर दी, उसके बाद कागज़ रखने का कोई मामला बनता नहीं था, तो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या फट गया, या चोरी हो गई, या गुम हो गया, या बाढ़ में समाप्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में वह मूल जगह पर कैसे सरकार पहुंचेगी, कैसे विभाग पहुंचेगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मित्रों, कहने का ये मतलब है कि सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद भी कोर्ट के केस, जो सरकार का दावा हमेशा रहता है इस मामले में कि कोर्ट केस कम होंगे, तो कोर्ट केस कम नहीं होंगे, कोर्ट केस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत से मामले हैं, उसको भी बताऊंगा। लेकिन इधर दूसरी ओर कुंवर उदय सिंह के तरफ से जो अपील दी गई है पटना हाई कोर्ट में, उसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। कारण कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है।
पिछले दिनों 21 मार्च को इसकी सुनवाई थी, लेकिन 21 मार्च को सरकार द्वारा जो एफिडेविट करना था, जो जवाब देना था, वो नहीं दिया गया था। उसके बाद में फिर समय बिहार सरकार ने मांगा है। अब फिर 16 तारीख को यह सुनवाई होनी है। देखते हैं कि उस दिन तक बिहार सरकार अपना एफिडेविट, अपना जवाब देती है या नहीं देती है। हालांकि आपको हम बता दें कि इसके पूर्व भी राजस्व परिषद में 1994 में एक केस हुआ था उत्तराधिकारी के तरफ से, मतलब कुंवर उदय सिंह के तरफ से, लेकिन अब तक वह भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे में जब मामले न्यायालय में अटके हुए हैं, उस पर इस तरह का नियमावली बनाकर और ज़मीन को लेने की बात है, एक जो भी कानून का जानकार है उनसे जब बातें होती हैं तो उनका यही कहना है कि यह सही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी जानकारी पर आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार। जय हिंद दोस्तों।